क्या स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या चलता है इन्वेस्टिंग में? दोनों चाहिए। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए स्किल और लक का गेम है। तो वो दुनिया में एक्चुअली सभी कुछ स्किल और लक का गेम है। मतलब एक्सट्रीम पे चेस है जो खाली स्किल है, और दूसरी एक्सट्रीम पे लॉटरी है जो खाली लक है। बाकी सब मिक्स है कहीं पे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लक भी है। तो होता क्या है कि जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा, उस समय मैं आपसे पूछूं कि कितना स्किल है और कितना लक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो सब बैड लक था। ये तो मतलब वो आपके पास बहुत सारे विलन रहेंगे कि वो कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने गड़बड़ करी, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, उस समय मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये तो मेरा ही जीनियस है, देखो मैंने क्या क्या बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स निकाले, क्या क्या नहीं किया। तो वो तब स्किल ही स्किल है। तो मतलब मैं ही जीनियस हूँ मतलब ये आपका रहेगा। तो ये जबकि दोनों चीज़ में जब आपका पोर्टफोलियो गिरता है उसमें भी स्किल और लक है, जो चलता है तब भी स्किल और लक है। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ जो अपने पोर्टफोलियो के लिए आप कर सकते हैं कि जिस समय किसी चीज़ में निवेश करें, अपने को बताएं कि हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आपने ये बात समझ ली कि आपके जितने भी निर्णय होंगे उसमें बहुत सारे गलत निकलेंगे, मतलब वो स्टॉक वो नहीं करेगा जो आप सोचते थे वो करेगा। तो यही सबसे बड़ी सुपर पावर है। मतलब लोग सोचते हैं कोई भी जो दुनिया में सबसे अच्छा निवेशक है, सबसे अच्छा फंड मैनेजर है, 100% छोड़ के 80% भी किसी का हिट रेट नहीं। तो इसलिए सब लोग ही उसमें कुछ ना कुछ गलत करते हैं। अब वॉरेन बफेट को देख लीजिए, तो वो जितनी चीज़ें खरीदते हैं उसमें से 80-85% 2 साल के अंदर बेच देते हैं, 50% 6 महीने के अंदर बेच देते हैं। तो किसी के पास भी ये नहीं है क्रिस्टल बॉल कि आगे क्या होगा। आप खाली एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं। कभी कभी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स भी होते हैं और अच्छी साइड पे भी हो सकते हैं। मतलब आप जितने भी जैसे विश्व में आपकी ये सारी जो हैं, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, तो ये सब इतना आपको लगता है कि वाह क्या कंपनी है, लेकिन ये ऑल ऑफ देम केम क्लोज टू बैंकरप्सी। मतलब ये सारी कंपनीज का मतलब आधा घंटे से लेके 2 दिन बैंकरप्सी से दूर थे, और फिर कुछ आ गया, आप निकल गए उसमें से, लेकिन हो सकता है आप डूब ही जाते। तो तो क्या इन्वेस्टिंग एक लूजर्स गेम है? क्योंकि ऐसा लगता है, कहते तो है इन्वेस्टिंग अलग है, गैम्बलिंग बिल्कुल अलग है। अब दोनों में कोई समानता है नहीं। लेकिन यहाँ पर भी तो पैसा कमाना ऑड्स आपके फेवर में होते ही नहीं, और आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा। बहुत कम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। ज्यादा ये ने तो लुटाया ही है। नहीं, एक्चुअली ये नहीं है कि ऑड्स आपके अगेंस्ट है, आपका दिमाग आपके अगेंस्ट है। आपको आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। बाजार ही नहीं, थीम्स पर भी ये बात सच होती है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि वही बोल रहे हैं, आप पिछले 25 साल का आपको चार्ट दिखाएं तो आपको लगेगा अरे बिल्कुल ठीक है ना, गया था 40% नीचे बाजार पर, फिर तो चल ही गया ना। तो जस्ट आपको उस समय शांति रखनी है। जैसे मैं आप ये बहुत लोगों ने आपके शायद पढ़ा ही हो पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। सो पीटर लिंच फिडेलिटी का एक फंड चलाते थे जो शायद यूएस के इतिहास में आज तक भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा है। कुछ 28% या ऐसा कुछ उसका कंपाउंडिंग रहा लॉन्ग टर्म। लेकिन फिडेलिटी ने जब डेटा निकाला तो एवरेज इन्वेस्टर का कंपाउंडिंग उसमें 7% था, और लगभग आधे इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने लॉस बनाया उस फंड में। तो मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें भी आप लॉस बना सकते हैं जब आप गलत टाइम पे घुसते और निकलते हैं। तो जैसे उसमें वही था कि जिस जिस साल बहुत अच्छा किया उस फंड ने, बहुत सारा उसके बाद पैसा आ गया। अगले साल उन्होंने अच्छा नहीं किया तो वो पैसा निकल गया। तो आप ये जो करते हैं ना, इससे ही प्रॉब्लम होती है। इससे ये समस्या ये है कि बाजार ने तो रिटर्न दिया लेकिन बहुत उतार चढ़ाव है। यही सच्चाई है इक्विटी मार्केट की कि उतार चढ़ाव है। और वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि इस एक साल आपका 25% रिटर्न आएगा और अगले साल 8%, अगले साल -20% भी आ सकता है। वो चीज़ के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। मतलब वो अगर आप उसमें पैनिक करके निकल गए तो वही प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ मतलब ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ 2024 की, कि मतलब छोटे मोटे निवेशकों को आप छोड़ो, मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं वो लोग आके कह रहे थे
कि वी डू नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप 30% कंपाउंडिंग दे देंगे तो हम खुश हैं। ये 30% कंपाउंडिंग इज अनरियलिस्टिक। 30% कंपाउंडिंग जो आपको गारंटी दे रहा है अगले अगले साल वो सब आपको नहीं, पर वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलते होंगे कि नहीं 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 नहीं, निवेश के लिए जो फैमिली ऑफिस। मान गया आपको निवेश के लिए बोला 30% रिटर्न देने के लिए, लेकिन उनका बिजनेस 30% जनरेट कर रहा होगा, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे बिजनेस में इतना बन रहा है तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों लगाऊं। नहीं नहीं, 30% किसका बिजनेस इतनी आसानी से, बहुत बिजनेस नहीं है जो 30%। वो होता नहीं है आरओई आरओसी आरओई हम करते हैं कि 25% या 15% से ऊपर वाले लेने चाहिए, तो वो देते होंगे बिजनेसेस इतना तगड़ा रिटर्न। मतलब वो, लेकिन वो तो उस समय मार्केट के लिहाज से ही कह रहे थे, क्योंकि वही उस समय पैसा बनाना बहुत आसान लग रहा था। तो इसलिए जब आपका ब्रेन एक्चुअली आपको उल्टी साइड लेके जाता है, तो जिस समय आप पैनिक कर रहे होते हैं, लगता है कि एसआईपी भी रोक दें, बाजार से निकल जाएं, और ये मैं मतलब अपने अगेन ओपिनियन के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। जिस समय आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है निकल ही जाए बाजार से, सब खराब ही खराब है, तो उसके बाद वाला रिटर्न औसत से अधिक होता है। आपको सतर्क तब रहना चाहिए जब लगता है कि पैसा बनाना तो बहुत आसान है। जैसा मैंने कहा ना, 2024 के आप पहले 8-9 महीने तक देखें तो लगता था कि अरे कोई भी स्टॉक ले लो चल जाता है। तब तो बड़े फंड मैनेजर्स बोल रहे थे कि लोग अपने एफडी तोड़-तोड़ के स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और वो उस समय तो वो फंड मैनेजर्स ये भी कह रहे थे कि अपने घर का सोना बेच के इस शेयर मार्केट में लगा दो। वही फंड मैनेजर साल सवा साल बाद कह रहे थे कि सोने में पैसा लगाओ। तो ये तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और फंड मैनेजर्स का जो है कि जहाँ से भी आप एसेट आज की डेट में मिल रहा है उसकी कहानी सुना के एसेट ले लो, बाकी की बाद में देखी जाएगी।